बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था और आज इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, स्पेशली MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को आपने सीख लिया तो क्वेश्चन करना या MCQs को सॉल्व करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो लिहाजा इन प्रॉपर्टीज़ को आपने गौर से देखना है और समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ ज़ीरो देन ए डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। कह रहे कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें कोई एक रो या कॉलम ज़ीरो के इक्वल आ जाए, पूरा का पूरा एक रो जो है वो ज़ीरो हो, पूरा का पूरा एक कॉलम ज़ीरो हो, तो लिहाजा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। कि आप इस तरह नहीं करेंगे कि वो ऑर्डिनरी तरीके से एक्सपेंडिंग बाय रो वन करेंगे या कॉलम वन, नहीं। उसका डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दिया है और कह रहे हैं कि आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, 1 2 0 3 1 0 -1 2 और 0। तो इस तरह आपने नहीं करना कि जो डिटरमिनेंट का तरीक़ेकार होते हैं बाय डिफिनीशन के ज़रिए, या जो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि एक्सपेंडिंग बाय रो वन करेंगे या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन और आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं। आपने थोड़ा इसको देखना है, इस मैट्रिक्स को, कि क्या इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर आप कॉलम नंबर 3 को देख ले, 3 नंबर कॉलम को देख ले, तो पूरा का पूरा कॉलम क्या है, ज़ीरो है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम, कह रहे कि किसी रो में या कॉलम में तमाम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो की इक्वल आ जाए, तो लिहाजा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देंगे कि इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, ज़ीरो है। तो ये चीज़ें MCQs में पूछी जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी क्लियर ना हो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ना आती हो, तो वो इनको फिर फाइंड आउट करते हैं, तो इस पे टाइम फिर ज़्यादा लगता है। अगर आप इसको फाइंड भी कर ले, इसका आंसर भी ज़ीरो ही आएगा। तो लिहाजा फाइंड करने की या उसको बाय डिफिनीशन के ज़रिए सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हमने इस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्यों ज़ीरो इसका आंसर है, क्योंकि सर इसमें पूरा का पूरा एक कॉलम जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कह रहे हैं कि इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसमें क्या हो, 2 आइडेंटिकल रोज आ जाए, यानी सेम रोज हो या सेम कॉलम हो, तो लिहाजा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, उसका डिटरमिनेंट हमेशा ज़ीरो की इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन 3x3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। अगर आपसे कहे कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, तो देख ले इस मैट्रिक्स को 1 2 3 2 -1 3 2 -1 3। रो नंबर 2 और रो 3 दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, इक्वल है। तो अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा तो क्या करूँगा, ए डिटरमिनेंट जो है ये बराबर हो जाएगा 1 2 3 2 -1 3 2 -1 3। तो मुझे एक्सपेंडिंग बाय रो वन या एक्सपेंडिंग बाय कॉलम वन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रो नंबर 2 और रो नंबर 3 आइडेंटिकल्स है। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लूँगा कि ए डिटरमिनेंट किसके बराबर है, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट। क्यों, क्योंकि सर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2, जब 2 आइडेंटिकल रोज आ जाए, 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम आ जाए, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा के लिए ज़ीरो ही के इक्वल होगा। इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो इन प्रॉपर्टीज से हमारा काम बहुत ही आसान हो जाते हैं, हम आसानी से डिटरमिनेंट को फाइंड आउट कर पाते हैं विद इन सेकेंड्स में। ठीक है, अगर जिस स्टूडेंट को प्रॉपर्टी याद हो। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि ए डिटरमिनेंट इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल डिटरमिनेंट। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड कर ले या पहले आप उसका ट्रांसपोज ले ले फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा उसका आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दिया है A11 A12 A13 A21 22 23 A31 A32 A33, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, इसका कोई आंसर आएगा ना। और इस बी मैट्रिक्स को देख ले, अब ये बी मैट्रिक्स जो है ये इस पहले वाले का ट्रांसपोज लिया गया है। ठीक है ना, देख ले ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या है, A11 A12 A13 है। तो देख ले इस
बी मैट्रिक्स में क्या है, A11 A12 A13 है, यानी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ है, ये सेकंड रो इस सेकंड कॉलम में चेंज हुआ है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है। तो हकीकत में ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। तो इन दोनों का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे ना, तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, बी का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल आएगा ए डिटरमिनेंट के, बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट ही के इक्वल आएगा। क्यों ये इक्वल होगा, क्योंकि सर बिकॉज हमें ऑलरेडी इन प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि ए डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा इक्वल होता है। तो ये बेसिकली जो ये पहला वाला मैट्रिक्स है, ये दूसरा ये इसका ट्रांसपोज है, तो लिहाजा इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के ज़रिए मज़ीद समझाता हूँ। अच्छा देख ले, एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करें। हमें दो डिटरमिनेंट्स दिए और ये इक्वल है, किस बेस पे इक्वल है ये समझने की कोशिश करें। पहले जो डिटरमिनेंट हमें दिया है 1 3 - 2 3 - 1 1 2 1 4 है, और दूसरा जो है वो है 1 3 2 3 - 1 1 -2 1 4। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उससे ये राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। किस तरह लेकर आएंगे, दो डिटरमिनेंट्स कब इक्वल होते हैं इस पे समझने की कोशिश करें। अगर मैं ये पहला वाला डिटरमिनेंट ले लूँ 1 3 - 2 3 - 1 4 सॉरी 3 - 1 1 है, ठीक है, और 2 1 4 है, 2 1 4, ठीक है। तो मैं इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले सकता हूँ ना, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, टेक इन ट्रांसपोज ऑफ दिस डिटरमिनेंट, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 1 3 - 2 3 - 1 1 2 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख ले, जब मैंने इस डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया तो ये हूबहू राइट हैंड साइड के बराबर आ गए, 1 3 2 3 - 1 1 -2 1 4, तो ये जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। और यहाँ पर आप रीज़न देंगे कि बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि ए डिटरमिनेंट ये इक्वल होता है ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फिर कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो, उसका आप डिटरमिनेंट ले ले या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले ले, तो इसका आंसर हमेशा के लिए इक्वल ही आएगा। अगर आप इस पे भी नहीं समझते, तो अगर आप यानी इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर ले, तो इससे कोई आंसर आएगा ना। फिर इस दूसरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 या रो 2 कर ले, तो इसका आंसर और इसका हमेशा सेम ही आंसर आएगा। क्यों सेम आएगा, बिकॉज ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट है और ये बेसिकली ये दूसरा जो है ये इसका ट्रांसपोज लिया गया, ये ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। ये देख ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज 1 3 - 2 है, ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ है, सेकेंड रो इस सेकेंड कॉलम में चेंज हुआ है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है। तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गया है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले ले तो उसका डिटरमिनेंट या और उस पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा दोनों इक्वल ही होंगे। तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक्सरसाइज में भी इस पर क्वेश्चन मौजूद है, तो लिहाजा आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इस पे समझने की कोशिश करें, इस प्रॉपर्टी को आप याद रख लें। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर इंटरचेंज्ड, then the determinant of the resulting matrix is negative of A determinant, यानी माइनस A determinant के बराबर होगा। जब भी आप किसी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज कर देते, एक दूसरे के साथ चेंज कर लेते, यानी रो 1 को रो 2 में ले, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 0 - 1 3 2 1 है, तो रो 1 को चेंज कर ले रो 2 के साथ, रो 2 को रो 1 के साथ चेंज कर ले, तो उसके बाद जब आप डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उस ओरिजिनल के नेगेटिव में के बराबर होगा, ठीक है ना, माइनस ए डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी, इस पे समझने की कोशिश करें, एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देख ले, हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। कौन सा मैट्रिक्स है, 1 0 - 1 3 2 1 1 - 1 0 है, ठीक है ना। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लिखना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 1 - 1 0, ठीक है। पहला एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, दूसरा एलिमेंट नेगेटिव, दूसरा है 0, तो 0 के साथ वैसे भी जो भी मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही आएगा, तो लिहाजा इसके साथ वो डिटरमिनेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ये वाला, क्योंकि बाहर 0 है ना, अंदर जो भी आएगा बाहर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वैसे भी 0 बनाएगा, तो जब 0 आ जाए तो इसको इस तरह ही छोड़ दें। अच्छा, थर्ड नंबर एलिमेंट है -1,
तो आपने फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिए, 3 2 1 -1 को लिख लिया। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो तो ये बन जाएगा, बाहर 1 है, 1 वैसे भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इससे 1 आएगा, तो ये 1 भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना, 2/2 डिटरमिनेंट है तो क्या करेंगे, 2 × 0 से 0 आ जाएगा, दरम्यान में माइनस सिंबल आता है, और -1 × 1 से -1 आ जाएगा। ठीक है, ये -0 भी ख़त्म हो गया है। दूसरा है -1। अच्छा जी, 3 × -3 से क्या आ रहे हैं, -3 × -1 से -3 आ रहे हैं, माइनस, और 1 × 2 से 2 आ जाएगा, तो लिहाजा ये बन जाएगा 1, और इससे क्या रहे, -3 और -2 से -5 आ रहे, और एक बाहर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस +5 बन जाएगा। ठीक है, तो ए डिटरमिनेंट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 6। ए डिटरमिनेंट का क्या आंसर आ गया, 6 आ गया। आपको एक मैट्रिक्स गिवन था, इसका डिटरमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, वो 6 आ गया। अब हमें करना क्या है, अब क्या करना है, अब मैं इसी मैट्रिक्स को लेता हूँ, लेकिन इसके किसी 2 रोज को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कि उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, चलो इसको मैंने ए डिटरमिनेंट का नाम दिया था, मैं इसको बी डिटरमिनेंट का नाम देता हूँ। बी डिटरमिनेंट एक ऐसा हमारे पास डिटरमिनेंट है, मैं रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज करता हूँ। यहाँ पर जो था ए डिटरमिनेंट, पहला रो था 1 0 -1, मैं इसको 2 में लिख देता हूँ, 1 0 -1, और यहाँ पर जो रो 2 है उसको रो 1 में लिख देता हूँ, 3 2 1, और थर्ड नंबर रो अपनी जगह पर आ जाएगा, 1 -1 0 आ जाएगा। बात की समझ आ रही है? ठीक है, अब देख ले मैंने क्या कर लिया, मैंने 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया, रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर लिया। यहाँ पर जो रो 1 था वो रो 2 में चेंज हो गए, जो रो 2 था वो रो 1 में चेंज हो गया। तो इन्होंने कहा था कि कोई भी 2 रोज को या कॉलम को आप इंटरचेंज कर ले तो उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट के बराबर होगा। यानी अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो -6 आएगा, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर 6 आया था। अब मैंने इसके रो और कॉलम को, सॉरी, इसमें 2 रोज को मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो इसका आंसर फिर क्या आएगा, इस डिटरमिनेंट का आंसर -6 आएगा। बात की समझ आ रही? तो इसको भी मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लेता हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 के जरिए इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक्सपेंडिंग बाय रो 1 में कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा क्या, 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं ले, बाकी एलिमेंट्स को आप लिख ले, तो ये बन जाएगा 0 -1 -1 0। दूसरा क्या है, -2 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नहीं लिखना, तो ये हो जाएगा 1 -1 और 1 -1 1 0। तीसरा एलिमेंट इसमें 1 है, तो ये बन जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं लेना, बाकी 1 0 1 -1 मैंने ले लिया। ठीक है, 1 ये -1 है। अच्छा जी, अब देख ले, 0 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, -1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बनाएगा, -2 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। अच्छा, 1 मल्टीप्लाई -1 से -1 आ रहा है, लेकिन एक माइनस फार्मूले का है, तो लिहाजा ये +1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस, अच्छा इससे क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई -1 से -1 आ रहा है, और 1 0 से 0 आ रहा है, लिहाजा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मल्टीप्लाई -1 से -3 आ रहे, -2 मल्टीप्लाई 1 से -2 आ रहे, और -1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो बी डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास आ जाएगा -3 और -2 से -5, और -5 इससे आ रहे हैं -6। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या आ गया, इसका आंसर -6 आ गया। तो ये क्या बन गया, इसका मतलब ये है कि बी डिटरमिनेंट ये मेरे साथ बराबर है नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट के, नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट के। बात की समझ आ रही है ना, बी डिटरमिनेंट नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट हमेशा नेगेटिव ऑफ ए डिटरमिनेंट के बराबर होगा। जिस तरह मैंने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड के लिए वो 6 आया था, फिर मैंने इसमें किसी 2 रोज को मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो उसका जब डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया तो वो उसका आंसर क्या आ गया, -6 आ गया। तो जो अगर यहाँ पर -6 आता तो इसका आंसर फिर +6 आ जाता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल +9 होता तो यहाँ पर -9 आता, अगर यहाँ पर -9 होता तो इसका आंसर +9 आता। तो ये एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर होते हैं जब भी आप 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या करें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे थोड़ा
गौर से समझने की कोशिश करें, आसान है। देखिए कह रहे कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर के, कह रहे कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, उसमें किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के साथ आप कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर ले, नॉन ज़ीरो रियल नंबर आप मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। फॉर एग्जांपल रो 1 है, मैंने फर्स्ट नंबर रो के साथ कोई के को मल्टीप्लाई कर लिया, बात की समझ आ रही है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर जो रो है ना उसके साथ मैंने के को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर क्या करेंगे, एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आपने जब रो 1 के साथ किसी के को मल्टीप्लाई कर लिया, उसको फिर आप ऐड कर ले किसी दूसरे रो के साथ, रो 2 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, रो 3 के साथ भी ऐड कर सकते हैं, या इवन कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने कॉलम के साथ कोई के को मल्टीप्लाई कर लिया है तो एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ फिर आप ऐड कर ले। फिर क्या कह रहे हैं, then the determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of the original matrix, और उसके बाद जब आप उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का आता है, ठीक है ना। पहले क्या कर ले, देखिए इसको एग्जांपल के जरिए समझिए तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर इस प्रॉपर्टी की तरफ दोबारा आते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दिया है, कह रहे कि आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, ठीक है। आसान सा एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0 0 1 2 3 0 1 2 3, इसको मैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए मैं एक्सपेंड करता हूँ। इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, पहला एलिमेंट 0 है तो लिहाजा जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट भी 0 है तो लिहाजा इसके साथ वो डिटरमिनेंट सिंबल और वो एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी 0 है तो 0 जब किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा। थर्ड नंबर एलिमेंट है 1 + 1, ठीक है। तो आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देंगे 2 3 1 2, ठीक है ना। इसको आप ज़रा सोल्व कर ले तो ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा -3, तो इससे आंसर आ रहे आपके पास क्या, ए डिटरमिनेंट का आंसर 1 आ रहे, ठीक है। ये मेरे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसका मैंने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, इसका आंसर आ गया 1, ए डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ रहे, 1 आ रहे। अब क्या करें, इस प्रॉपर्टी को देखते और इस पे समझने की कोशिश करते ये क्या कह रहे। अब मेरे पास ये एक ए डिटरमिनेंट है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया है, आप इसको बी का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन चलो ए भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि 0 0 1 रो 1 मैंने लिख दिया, और रो 3 जो है वो भी मैं लिख देता हूँ 1 2 3 1 2 3। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर, कह रहे किसी एक रो को सेलेक्ट कर ले, इसके साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर ले और उसको फिर ऐड कर ले किसी दूसरे रो के साथ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रो 3 के साथ 3 नंबर रो जो है इसके साथ कोई रियल नंबर 3 मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको ऐड करता हूँ किसके साथ, रो 2 के साथ। बात की समझ आ रही है कि नहीं, देख ले फिर समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कर लिया, रो 3 जो है 3 नंबर रो जो है इसके साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको मैं ऐड करता हूँ रो नंबर 2 के साथ, यानी रो 2 + 3 रो 3। अगर आप रो 3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 3 कौन सा, ये है ना, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर ले तो 3 1 = 3 3 2 = 6 एंड 3 3 = 9 आ जाएगा। और इसको ऐड कर ले रो 2 के साथ, रो 2 कौन सा, ये वाला है, रो 2 ये है, रो 2 जो है इसके एलिमेंट से 2 3 0, इसको ऐड कर ले। तो इसके साथ जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 और 2 से आ रहे 5, 6 और 3 से 9 आ रहे, इससे आ रहे 9, तो आंसर आ जाएगा 599। तो यहाँ पर आपने लिख देना है 599 आप लिख देंगे। बात की समझ आ रही है, 599 मैंने लिख दिया। क्या कर लिया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने कहा था कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय अ रियल नंबर, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ उसके तमाम एलिमेंट के साथ आप कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर ले। तो मैंने रो नंबर 3 को सेलेक्ट कर लिया, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर कह रहे कि एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट, उसका जो आंसर आएगा जब आप वो के मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर मैंने वो 3 मल्टीप्लाई कर लिया, तो कह रहे कि इज एडेड, द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। कह रहे कि जब आप उसके साथ के को मल्टीप्लाई कर ले तो उसको फिर किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर ले, ठीक है ना। तो मैंने पहले रो 3 के साथ उस के को मल्टीप्लाई, ये 3 क्या है, ये के है,
रियल नंबर है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और इस रो 3 को मैंने ऐड कर लिया रो 2 के साथ, ठीक है ना। देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ये जो आपके पास मैट्रिक्स बना है, एक नया मैट्रिक्स बना है, इसका मैं अगर डिटरमिनेंट ले लूँ तो ये इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट ही के बराबर होगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके बराबर आया था, 1 के बराबर आया था। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर लूँ, हालांकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए, पहले मैंने रो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको ऐड कर लिया रो 2 के साथ। अब जब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। चलो देखते हैं, इसको भी एक्सपेंडिंग बाय रो 1 कर लेते हैं, रो 1 के ज़रिए एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट 0 है तो लिहाजा ये 0 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट भी 0 है तो वो भी 0 ही आएगा। अच्छा, तीसरा एलिमेंट 1 है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को नहीं लेना, बाकी एलिमेंट्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख ले, 5 9 और 1 2। बात की समझ आ रही है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 से 5 2 10 आ रहा है और 1 मल्टीप्लाई 9 से आ रहा है 9। तो ए डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास 1 ही आ जाएगा, तो लिहाजा ए डिटरमिनेंट का आंसर 1 आ गया। ओरिजिनल मैट्रिक्स का आंसर भी 1 आएगा और ये वो वाला मैट्रिक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा हमने चेंजेस कर लिए, यानी किसी एक रो के साथ के को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसके रिजल्टिंग प्रोडक्ट को किसी दूसरे रो के साथ हमने ऐड कर लिया। रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो ऑफ द मैट्रिक्स, देन द डिटरमिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, वो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा जिसमें आपने चेंजेस किए हैं, इसका डिटरमिनेंट ले ले, वो क्या कह रहे हैं कि इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही के बराबर होगा, ठीक है। तो इस पे हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज पे, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मौजूद है। इंशाल्लाह जो वो इचुलान और रिड्यूस इचुलान फॉर्म पढ़ेंगे तो ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आज हमने तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी प्रॉपर्टी की समझ ना आई हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।